नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और फील द थ्रिल में आज हम बात करेंगे जेनजी के थ्रिल पर। अच्छा, दरअसल आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भारत देश में सबसे ज्यादा जेनजीज हैं, यानी 13 साल से लेकर 28 साल की उम्र के 26.5% यहाँ पर युवा हैं, जिनको अगर भारत की आबादी के लिहाज से नापा जाए तो वो 37 करोड़ 70 लाख के लगभग हैं। तो आप समझ लीजिए कि जेनजीज की ताकत का अंदाजा, और क्योंकि यही वजह है किसी भी देश की जो ताकत है या उसका आगे की ग्रोथ की हम जिक्र करते हैं तो हम युवाओं का जिक्र और उनके एजुकेशन या उनके किस डायरेक्शन में जाने को लेकर वो कोई भी देश की ताकत है, उसका फ्यूचर है, वो तय किया जाता है। और यही वजह है कि जितनी भी सरकारें हैं वो युवाओं पर फोकस करती हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट से लेकर हर तरह की चीज़ों पर फोकस की जाती है। लेकिन आज फील द थ्रिल में हम एक और थ्रिल की बात करेंगे कि आखिर जो अलग अलग देश हैं उनके युवाओं को किस तरफ मोड़ा जा रहा है और आखिर वो क्या डायरेक्शन है, सही है, गलत है। मेरे साथ काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन हम बांग्लादेश, नेपाल और अमेरिका के पड़ोसी मेक्सिको की बात करेंगे कि वहाँ पर जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है और जो जेनजीज के नाम पर जिस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है वो कितना सही है। मैं स्वागत करती हूँ, मेरे साथ एमिनेंट गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर अमीन साहब हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर नरेंद्र कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जेएनयू से, और प्रोफेसर सुधीर सिंह जी फॉरेन एक्सपर्ट हैं डीयू से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे शुरू करती हूँ। हमने लंबे समय से देखा बांग्लादेश में, अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जिक्र करें तो जो कुछ भी हुआ शेख हसीना, और उसके बाद कल जो इंटरनेशनल जो वर्डिक्ट आता है कोर्ट का, कैसे देखते हैं आप उसको? और उसके परिप्रेक्ष्य में अगर भारत में अब क्या गतिविधि होगी, क्या प्रक्रिया होगी? क्योंकि तिब्बत के लिहाज से भी अगर हम देखें, चाइना के साथ भी हम दलाई लामा को लेकर पिछले 50 साल से हमारा एक स्टैंड है, तो आप शेख हसीना के लिहाज से कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मुझे लगता है कि शेख हसीना ये जो सारा मसला है वो मुझे लगता है कि जो क्योंकि थोड़ा सा आप तेज बोले, हाँ, मुझे लगता है कि ये बेसिकली जो है ये पॉलिटिकल जिसको कहते हैं कि ये लोग शरण लेते हैं तो वो पॉलिटिकल शरण है ये बेसिकली। हाँ, लेकिन जो बेबैक पीछे होता है उनके ही देश में, तो वो मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता नहीं है, क्योंकि उसमें जो हमारे देश का जो भी कानून है उस हिसाब से चीज़ों को देखा जाता है, और वहाँ पे जो भी हुआ या जो भी वर्डिक्ट आता है उस वर्डिक्ट पे भारत सरकार किस तरीके से रिएक्ट करती है। शेख हसीना ने एक चीज़ कही कि भारत सरकार से कल कहा जी कि आप दबाव बनाइए यूनुस सरकार पे, तमाम तरीके की बात की। तो ये कितना भारत सरकार कितना जा सकती है? क्या वो शेख हसीना के मामले में, ऐसे किसी मामले में किसी और सरकार को कोई डायरेक्शन दे सकती है? कुछ बता सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि डायरेक्शन ऐसा तो देना वो संभव नहीं होता, लेकिन ये है कि एक तरीके का जिसको कहते हैं हम सजेशन दे सकते हैं। और कई बार वो सजेशन क्या होता है कि जैसे भारत सरकार, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और बांग्लादेश के साथ हमारे जो संबंध जिस तरह के हैं, मतलब बाय एंड लार्ज ठीक ठाक संबंध रहे हैं, तो उस सेंस में अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो बांग्लादेश है उसको भी भारत के ओपिनियन को सोचना और समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से डिसीजन करना पड़ेगा। वैसे आज के जो हालात हैं उसमें मुझे लगता नहीं कि भी बांग्लादेश भारत के किसी ओपिनियन को या भारत को किसी भी लिहाज से, पड़ोसी के लिहाज से भी देखने को तैयार है। ये बात अलग है कि जिस तरीके का प्रोटेस्ट वापस शुरू हुआ है, करोड़ों लोग सड़कों पे वापस आए हैं, ये यूनुस सरकार की भी उल्टी गिनती जैसा है। लेकिन फिलहाल ऐसे हालात नहीं है कि भारत कोई सजेशन दे और यूनुस सरकार या बांग्लादेश उसे समझे। देखिए, ये जैन जी का मामला बांग्लादेश में बिल्कुल नहीं है, वो कुछ और कंटेक्स्ट है। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की बात भी बांग्लादेश में नहीं है। देखिए, यहाँ सेमी डेमोक्रेसी है, हाइब्रिड डेमोक्रेसी है, बहुत सारे पक्ष हैं, इस्लामिस्ट हैं, मिलिट्री है और पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, तो ये चलते रहता है उठापटक। 91 से बांग्लादेश में जो आया है शासन, तो आप देखेंगे कि बेगमों के बीच ही, कभी शेख हसीना, कभी उनकी जो शेख BNP की जो हैं लेडी, तो चलता रहा है। अब भारत का इसमें कई एक पॉइंट्स हैं। पहली बात कि भारत के साथ पूरे सार्क एरिया में सबसे ज़्यादा व्यापार है बांग्लादेश के साथ, करीब $15 बिलियन का। वो तेज़ी से गिर रहा है, चूँकि इस स्थिति, और ये बात आप
और हम सबको जाननी चाहिए कि बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा है वो सबसे बड़ी है, 4000 किलोमीटर की सीमा है। और चीन, तिब्बत के साथ, चीन नहीं, तिब्बत के साथ हमारा 3400 किलोमीटर का बॉर्डर है। तो पूरा भारत में, खास करके नॉर्थ ईस्ट में इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए पाकिस्तान की जो साजिश रही है, चीन की फंडिंग रही है, उसके लिहाज से बांग्लादेश एक फर्टाइल ग्राउंड है, इसलिए ये फोर्सेस अभी कामयाब वहाँ रही हैं। अब इस कंटेक्स्ट में अगर भारत कुछ करता है तो उसका वहाँ रिएक्शन उल्टा होगा, अभी जो रिजीम है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूनिस बहुत लंबा चल पाएंगे। वो चुनाव भी खींच रहे हैं, उन्होंने वादा किया था कि 25 के एंड में होगा, 25 एंड हो रहा है, तो 26 में अब जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, बांग्लादेश को एक लंबे कालखंड में आपको दूसरे तरह से देखना चाहिए। जो जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी दी मार्च 1940 में, बांग्लादेश का जो उदय हुआ वो 2 नेशन थ्योरी को काटते हुए हुआ। कल्चरल नेशनलिज्म जो है, बंगाली नेशनलिज्म, जो कल्चरल सोनार बांग्ला, जो रविंद्र बाबू का गाना बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, तो उस आधार पर जो है बांग्लादेश आया और उसने चैलेंज किया कि 2 नेशन थ्योरी नहीं है। कभी कभी इस्लामिस्ट फोर्सेस अपना मोर्चा लेती हैं, लेकिन वो लंबा नहीं टिकेंगी, क्योंकि 71 का जो वार हुआ है उसमें पाकिस्तान के आर्मी के साथ बहुत बड़े पैमाने पर इस्लामिस्ट लोग भी शामिल थे और लोगों के कत्लेआम में उनके सीधे हाथ हैं, सीधे, इसमें कहीं कुछ नहीं है। करीब करीब ऑफिशियली 40 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ, 10 लाख औरतों के साथ जो है उन्होंने रेप किया। ये एक हिस्टोरिकल सच्चाई है। तो इस कंटेक्स्ट में अब भारत का समस्या ये है कि एक हमारा पड़ोसी है, इतना व्यापार है, 1.5 करोड़ के करीब हिंदू हैं, उनकी सुरक्षा भारत की जिम्मेवारी है, एक्सटेंडेड जिम्मेवारी। इन तमाम चीज़ों को भारत सरकार गंभीरता से ले रही है और जो भी तरीका है उस तरीके से प्रभावित कर रही है। मुझे लगता है कि चुनाव जब वो कराएंगे तो एक ऐसा मैंडेट आएगा कि यूनिस की जो एक रिजीम है वो हवा में उड़ जाएगी और जो भी रिजीम आएगी वो एक कंगारू कोर्ट नहीं बनाएगी। अभी जो डिसीजन शेख हसीना के लिए आया है वो तो कंगारू कोर्ट का डिसीजन है, उसमें कोई खास मतलब उनके लिए तो ऐसा हो गया जैसे वो गद्दाफी हैं, सद्दाम हुसैन हैं, इस तरह का ट्रीटमेंट वो ऐसी है नहीं। वो जननेता रही हैं, उनसे कुछ गलतियां रही होंगी, लेकिन उनको फांसी देना तो कल्पना से परे। एक ऐसा जैसे ह्यूमैनिटी और क्राइम और अगेंस्ट क्राइम। पर सवाल ये है कि जिस तरीके की फोर्सेस, जिन पर हम आगे बात करेंगे, जो हमेशा पीस की बात करते हैं लेकिन एक स्टेबिलिटी को चैलेंज करते हैं, जिस तरह की फोर्सेस अभी बांग्लादेश को जिन्होंने डिस्टर्ब किया, डिस्टेबलाइज किया, वो तो अभी भी एक्टिव होंगी। जिस तरीके से भारत के साथ करीबी बांग्लादेश की, वो नहीं चाहेंगे कि अगले कम से कम 3 साल जब तक उनका टेन्योर हो तब तक रहें। नहीं, देखिए, जहाँ तक सवाल है शेख हसीना का, तो शेख हसीना ने यहाँ पे टेम्परेरी असाइलम लिया है, लेकिन कंप्लीट असाइलम उनको हमारे भारत सरकार ने नहीं दिया है। वो एक शरणार्थी के तौर पे हमारे यहाँ रह रही, वो उनके गृह मंत्री। लेकिन कल जो उनका डिसीज़न आया उसमें देखा होगा आपने कि उसको रोकने के लिए प्रोसेशन को, और जो उनके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था उस सरकार के खिलाफ जो वहाँ पर यूनिट सरकार है, तो ये जो कोर्ट का डिसीजन है उससे पहले काफ़ी उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा रखी थी कि कोई इस तरह की वारदात ना हो। और जब कोर्ट में ताली बजाई जा रही थी इस डिसीजन के बाद कि उनको फांसी दी गई है, तो ताली बजाई जा रही थी, उनके जो वकील थे उन्होंने भी वहाँ पे शांति की अपील की, आपने देखे होंगे शॉर्ट्स उसमें। सवाल इस बात का है कि ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश तो बनाया ही हमारे द्वारा गया है, भारत के द्वारा। और जो भी आप बात कह रहे थे उसके अंदर कि हिंदू, जो हमारे 1.5 करोड़ हिंदू वहाँ रह रहे हैं, अभी भी, इससे पहले भी आपको जब यूनुस आए हैं उससे पहले भी वहाँ पर वारदात हुई, लेकिन हमारे भारत सरकार ने साइलेंटली उनको डिप्लोमेटिकली शांत करने की कोशिश की, जबकि उनको जलाया भी गया, मारा भी गया, उनके ऊपर केसेस किए गए, ज़बरदस्ती उनको जेल में भी डाला गया हमारे हिंदू भाइयों को। उस पर भारत सरकार ने बड़ी डिप्लोमेटिकली उनको हैंडल किया। तो अब ये सब बातों को देखते हुए देखिए धीरे धीरे उनको काटने की कोशिश की गई है डिप्लोमेटिकली। आप देखिए उनका कितना व्यापार है, जो फॉरेन कंट्रीज़ में जाता था, अमेरिका जाता था, उसके लिए पोर्ट कौन थे? पोर्ट हमारे बॉम्बे पोर्ट थे, बॉम्बे थे, कलकत्ता पोर्ट था, हमने उनको बंद कर दिया धीरे धीरे। तो वो इकोनॉमिकली भी वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहे हैं। लेकिन उनको पहले जो दिया था, बाइडेन ने दिया था उनको, बाइडेन ने उनकी सरकार गिराई और सरकार गिरा के यूनुस को वहाँ पे लाया। जब यूनुस को उन्होंने गले लगाया था वहाँ पर अमेरिका के अंदर बाइडेन ने, और अब आप देखिए कि भाग के गए चाइना के पास। तो थोड़ा चाइना, उसके बाद भी इन्होंने गर्मी में हमें बात की कि ये जो इनका चिकन नेक है, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है जिसकी आप बात कर रहे थे, तो उस नॉर्थ ईस्ट को कवर करने के लिए सोच रहे थे कि शायद हमारे इधर से होकर जाएगा। लेकिन ये इस बात को भूल गए। यूनुस एक नोबेल अवार्डी हैं, वो कोई एक पॉलिटिकल पर्सन नहीं है। जो खालिदा जिया की बात करें या
खालिदा जिया की बात ले आएंगे और हसीना को हटा देंगे। ऐसा नहीं, बेगमों की जो बात आप कर रहे थे, खालिदा जिया और इनकी बात कर रहे थे, तो आप ये देखेंगे इस बात को, इस मामले में हमारा जो भारत का व्यू है, उन्होंने कल जो डिसीजन दिया है उस पर उन्होंने अभी कोई रिएक्शन नहीं दिया है। क्यों? कि हमें भी विचार करना है, हमें डिप्लोमेटिकली बायलैटरल बात करनी है, दोनों कंट्रीज़ को बायलैटरल बात करनी है। और जो बात करते हैं लीगल एंड ट्रीटी की, तो लीगल ट्रीटी भी हमें देखना होगा, उसको देखना होगा किन शर्तों पे किस तरह हमने किया है। और जहाँ तक शेख हसीना का सवाल है, वो कोई एक क्रिमिनल नहीं है, वो वहाँ की एक चोर बदमाश टाइप में वहाँ से निकल के नहीं भागी है। उन्होंने असाइलम लेने की कोशिश, शरण लेने की कोशिश की, देश की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थी। जब देश की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थी तो उसी हिसाब से उनको यहाँ सम्मान दिया गया और हमारे उनके अच्छे रिश्ते भी रहे। तो अब से नहीं, उनके फादर के टाइम से, जबकि शेख मुजीब के बाद से ऐसा नहीं है। इसीलिए हमारे देश की वो आज भी इज्जत करते हैं। और हम वहाँ पर क्या है, आप जाके देखेंगे कि इस्लामिक कट्टरपंथी वहाँ पर छाए हुए हैं, वो उसका बैकिंग कर रहे हैं यूनुस का, जिसकी वजह से ये बातें, और उनको जो शय मिल रही है वो अभी आप जो बात कर रहे थे वो अमेरिका से मिल रहा है, ISI से, और फाइनेंशियल जो है वो अमेरिका देने को तैयार है। इसीलिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब तक शेख हसीना का टेन्योर रहा, हाँ, भारत चिकन नेक हो हर लिहाज से इंटरनेशनल बॉर्डर से नहीं करने दिया। जबकि शायद अगर फाइनेंस की बात कर लें, ब्लैंक चेक्स की बात कर लें, चाइना की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कई बार ऐसा हुआ कि शेख हसीना के लिए सामने हाजिर था, पर उसने भारत के साथ जो रिश्ते हैं उसको बरकरार रखा। आदित्य, याद होगा आपको कि एक बार ये शेख हसीना गई थी, शेख हसीना गई भी थी अमेरिका, वो ये चाइना, लेकिन चाइना ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था, उनके प्रेसिडेंट नहीं मुलाकात की, वो वापस आई थी। इसी तरह यूनुस के साथ भी होता। लेकिन जब अमेरिका के रिश्ते बिगड़े बांग्लादेश से, तो फिर वो चाइना ने उनको सपोर्ट दिया। तो साहब, ऐसे ही केस में जो जेंजीज प्रोटेस्ट का जिक्र है कि चेहरा तो जेंजी होते हैं, पर इसके पीछे की ताकतें कुछ और होती हैं। हाँ। नेपाल आप देखिए, सरकार गिरने के लिहाज से देखें, बांग्लादेश, फिर नेपाल में सेम वैसा होता है, नाम जेंजीज का होता है। टेक्निकली हम जानते हैं जेंजीज में क्षमताएं हैं, लेकिन ऐसी क्षमताएं कि उनको इस डायरेक्शन में धकेला जाए। फिर आता है मैक्सिको, मतलब ये अमेरिका का पड़ोसी है मैक्सिको। ये बात अलग है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का वैसे इशू है, ड्रग्स एक बहुत बड़ा इशू है, ड्रग कार्टेल एक मेन मुद्दा है, जिस तरीके से मेयर को सरेआम मार दिया। तो ये जो मैक्सिको में हुआ, वो जेंजीज के चेहरे पर और उसके पीछे आप क्या देखते हैं? ये नहीं, ये बातें आप तो देखिए पेरिस तक फैल रही हैं। पेरिस का भी सुना हुआ आपने, डिस्टर्बेंस आया था, लंदन में भी आया था। ऐसा नहीं हुआ है क्या, ये चीज़ों के लिए फैलाने के लिए आपने देखा अमेरिका है, अमेरिका ने अपने कुछ NGOs खोल रखे हैं, जिसका आपको रेफरेंस मिला होगा नेपाल के केस में। उन्होंने बहुत पहले से फंडिंग शुरू कर रखी थी NGOs को, उन NGOs को। लेकिन हमारे भारत के अंदर आप इस बात को देखेंगे कि हमारे भारत के अंदर जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी ने आने के बाद ही सबसे पहले यूथ को कंट्रोल करना शुरू किया, और ये करके उन्होंने सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट खोला, बिजी रखना शुरू, बिजी करना शुरू, डायरेक्शन देना शुरू। डायरेक्शन उनको चाहिए, जो हमारे जो यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, उनको पैसा भी चाहिए, उनको पढ़ाई लिखाई भी चाहिए, एक अच्छी लाइफ भी चाहिए। और सर भारत में तो आधे लोग ट्रैफिक में भी बिजी रहते हैं सर। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि लद्दाख का भी जो कुछ हुआ, बहुत सारे एक विभाजन है कि लद्दाख में जो कुछ हुआ उसका नैरेटिव को लेकर कई लोग कहते हैं कि सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से जो एक्शन हुआ वो ठीक नहीं था, कई लोग कहते हैं ऐसा होना चाहिए था, कई लोग की अलग विचारधारा है। तो ऐसे में एक चिंगारी तो थी वो लद्दाख में जो हुआ, और नॉर्थ ईस्ट में धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसको शुरू किया जा रहा है। ये चिंता आसाम में भी देखने को मिली। तो भारत के लिहाज से इस पर्सपेक्टिव से आप कहाँ देखते हैं? अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जेंजीज को कहीं ना कहीं डायरेक्शन दिया जा रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि भगत सिंह भी हमारे जेंजी थे, उनकी ताकत और उनका जो स्टाइल ऑफ वर्किंग था उसका डायरेक्शन हम यहाँ से लेकर जो अभी तक देख लें, अगर पॉलिटिकल लीडर्स भी जो निकले, जो जन आंदोलन से खड़े हुए जेंजीज, बिहार एक बहुत बड़ा हम बात करते हैं उसका जिक्र, उन सारे में जो अब ये डायरेक्शन जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? जी देखिए, अब जो पहले वाली डायरेक्शन थी वो एकदम अलग टाइप वाली डायरेक्शन थी, जिसको कहते हैं कि ये सब प्रोटेस्ट है। पहले क्या था कि वो मूवमेंट होते थे, अब ये प्रोटेस्ट हैं। जो जेंजीज का जो प्रेजेंट जो नेचर है वो ये है कि वो एक इशू बेस्ड है, एक इशू पे आते हैं और
वो थोड़ा सा हाय हल्ला गुल्ला होता है और वो चीज़ें जो है सर ये अल्लाह गुल्ला कहाँ है सर? ये तो मतलब लोग जान से पूरा रेडिसन जला दिया, पार्लियामेंट जला दिया, घर लूट लिया, प्राइम मिनिस्टर हाउस अंदर। मैं ये पहले वाला भारत के संदर्भ में बात कर रही हैं, पहले वाला एक आज़ादी का मूवमेंट था, उनको आज़ादी चाहिए थी सर, और देश हित और देशभक्ति जुड़ी हुई थी। देश हित आज जुड़ा उनको अपनी अपनी पर्सनल भक्ति जुड़ी हुई है, उनके अपने इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। आप देखिए किस तरह से किया गया, क्योंकि वो सामने साफ दिख रहा है कि जो नेपाल के लीडर थे, टॉप लीडर्स ने अपने बच्चों को बाहर पढ़ाया, उनको नहीं पढ़ाया वहाँ की जनता को बाहर, ना उनके लिए कोई अच्छे स्कूल दिए, सब कुछ दिए। और क्या ये फलां साहब प्राइम मिनिस्टर का ये होटल है जो आप मेरिडियन की बात कर रही हैं या किसी और होटल की बात कर रही हैं किसी, इसीलिए उन्होंने सब मिला के क्या किया कि संसद को भी जला दिया उठा के। भारतीय संदर्भ में मैं जो बात कह रहा हूँ वो मैं भारतीय संदर्भ में बात कर रहा हूँ। भारतीय संदर्भ में जैसे आपने देखा होगा कर्नाटक में भी एक प्रोटेस्ट हुआ अभी सितंबर में, और यहाँ पर भी अपने उत्तराखंड में भी इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये एक जो इशू बेस्ड है, ये अगेंस्ट द स्टेट या अगेंस्ट द गवर्नमेंट है, सच नहीं है, अगेंस्ट द पॉलिसी है। लेकिन ये जो जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं, नेपाल की बात कर रहे हैं या मेक्सिको की बात कर रहे हैं, वो जो है अगेंस्ट द स्टेट और गवर्नमेंट है। तो ये मुझे लगता है ये दोनों के नेचर को हमें समझना पड़ेगा, तभी हम इस बात को भारतीय संदर्भ में समझ पाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि जो काम ऑपोजिशन का होना चाहिए, पहले हम मेक्सिको के नेचर पे बात करते हैं। मेक्सिको वैसे भी क्राइम सिटी है, ये बात अलग है कि जो अभी के राष्ट्रपति हैं उनकी पॉपुलैरिटी अच्छी है और उन्होंने ड्रग कार्टेल को थोड़ा कर्टेल करने के लिए किया तो उसका रिएक्शन देखने को मिला, जिस तरीके से वहाँ मेयर की डेथ होती है। लेकिन सवाल ये है कि जो काम जनता के लिए ऑपोजिशन करता था, सड़कों पे आता था, मुद्दे उठाता था सरकारों के, अब खुद जनता कर लेती है, जिसमें भी जो जेंसीज हैं ज़ाहिर तौर पे एनर्जी ज़्यादा है, वो है इजी टू डाइवर्ट हैं, तो ऑपोजिशन मिसिंग है कंट्रीज़ में, या क्या इशू है? देखिए इसमें 2-3 बातें। पहले तो आपने नेपाल का संदर्भ लिया आदित्य जी। नेपाल में जेनजी सही है, मतलब उसने अपने रोल को निभाया है, और लैक ऑफ सही होना और पार्लियामेंट जला देना का फर्क है। देखिए लैक ऑफ अपोजिशन रहा और गवर्नमेंट में जो भी रहे वो अपने ड्यूटीज से बिल्कुल वंचित रहे, उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपना पैसा बनाया। तो जो बदलाव हुआ था राजतंत्र के बाद जनतंत्र आया था, तो जनतंत्र का कौटिल्य क्या कहता है, जनता राजा जो है जनता की देखभाल वैसे करे जैसे कि एक नवजात शिशु की देखभाल उसके माता पिता करते हैं। तो क्या देखभाल इन्होंने किया? कुछ नहीं किया। तो एक स्पॉन्टेनियस विरोध हुआ। उसके अंदर आप देखेंगे कि पॉलिटिकल के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी भी अपने इंटरेस्ट में इन्वॉल्व थी, जिसने कंट्री का नहीं सोचा और उन लोगों को नहीं सोचा, इसलिए चीजें उभर उठकर निकल के आई हैं। जो आप कह रहे हैं सही बात। अब इंडिया पे आइए। अब इंडिया में हमारे नरेंद्र भाई ने सही कहा कि पॉलिसी का विरोध होता है, गवर्नमेंट और स्टेट का विरोध नहीं होता है। ये डिफरेंशिएशन हमको समझना चाहिए, बहुत बड़ी बात। क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी जमीन में अपनी जड़ें बना चुकी है। पूरी दुनिया के लोग जहाँ भी मूवमेंट पीपुल एस्पिरेशंस के लिए चलेगा, वो इंडिया को एक आइकन के तौर पर, एक इंस्पिरेशन के तौर पर साइट करते हैं। तीसरी बात, मेक्सिको का या उस तरह के जो सेमी एक आप कहें कि माफिया राज वाला स्टेट है बेसिकली। तो यहाँ जो भी आप एक ड्रग कार्टेल है, तो ड्रग कार्टेल को आप समझते क्या है? पैरेलल रिजीम हो गया। हम पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं कि सॉवरेंटी इज नॉट डिविजिबल, वन सॉवरेंटी विल बी डिवाइडेड, द इंटायर केओस विल कम। तो वो पर्टिकुलरली पूरे लैटिन अमेरिका के खित्ते में, वेनेजुएला में देख लीजिए, मेक्सिको में देख लीजिए, क्या माफिया जनता को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं? माफिया के लिए सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही। माफिया पहले भी सुप्रीमो था, लेकिन इधर कुछ ज्यादा वो हो गया क्योंकि सरकार अपने कर्तव्य से विमुख हो रही है अभी। आप और ये लंबा, डॉक्टर साहब ने सही कहा, लंबा चला है। आप देखिए कि अभी सरकोजी जेल भेजे गए फ्रांस में, कारण क्या था? उन्होंने अपने राष्ट्रपति चुनाव में पैसा गद्दाफी से लिया, तो गद्दाफी ने पैसा अपने घर से तो दिया नहीं, गद्दाफी का पैसा भी माफिया का पैसा था। तो कहीं न कहीं पॉलिटिक्स उससे प्रभावित होती है। आप पैसा लेते कहाँ से हैं? भारत में एक परंपरा थी कि गांधी ने 4 आना लेना शुरू किया। 4 आना उस जमाने में बड़ा होता था, लेकिन ईच इंडिविजुअल से लेता था। पूरे साल में 62,000 रुपये 1931 में जमा हुआ। तो आप समझिए कि उस समय का 62,000, अभी का 62,000 करोड़ मान लीजिए। लेकिन गांधी ने वो परंपरा लगाई।
तो और हमारा यूनिक है अदिति जी, हमारे सबसे बड़े नेता ने किसी भी पद को लेने से इनकार कर दिया। दुनिया में जितना डेमोक्रेटिक मूवमेंट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया है, उसमें कहीं भी जो बॉर्न नेता, मतलब उस मूवमेंट के नेता थे, उन्होंने पद लेने से इनकार नहीं किया, बल्कि ग्रैब कर लिया। गल्फ कंट्रीज को देख लीजिए, गल्फ कंट्री तो यमन वगैरह को देखिए। अमीन साहब, वो तो मैं उनके कैटेगरी में ही नहीं डालता हूँ, तो दूसरी कैटेगरी में है। लेकिन महात्मा गांधी आज भी उतने पॉपुलर इसलिए हैं कि उन्होंने त्याग किया, और वो त्याग व्यक्तिगत त्याग से बड़ा उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा का त्याग है। और ना ही रिमोट कंट्रोल से भी नहीं चलाया, ऐसा नहीं है जैसे बाल ठाकरे साहब ने चलाया रिमोट कंट्रोल से, वो भी नहीं किया। महात्मा गांधी ने पूरा त्याग व्यवस्था बनाने के लिए किया। व्यवस्था के बाद ये भी कहा था कि कांग्रेस को पावर में आने के बाद खत्म कर देना चाहिए, ये भी कहा था। कांग्रेस को डिसॉल्व कर अगर आप थोड़ी सी तुलना कर ले, मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम है, लेकिन क्या किया व्यवस्था के लिए? उन्होंने अपने बन के बैठ गए, और जो है पूरे डेमोक्रेसी जो है बैठ गई। लेकिन गांधी ने पोस्ट को छोड़ दिया और तंत्र को मजबूत किया। जब हम संस्थाएं बनाते हैं डेमोक्रेसी में, तो वही लॉन्ग ड्यूरेबल जिंदा रहती हैं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं आती जाती हैं। मैक्सिमम देशों में, खास करके लैटिन अमेरिका में क्या हुआ, इंस्टीट्यूशंस कमजोर हैं, नेताओं का अपना एक ऑरा रहा है। ठीक है, वो नेता बढ़िया था, वो चला गया, उसके बाद जो आए वो ड्रग कार्टेल से अलायंस कर लिया। तो ये जो एक अलायंस चल रहा है, नेक्सस चल रहा है ड्रग का, मनी का, मसल का, टू एन एक्सटेंट कि पब्लिक हैज टू कम टू द पब्लिक को कोई चारा नहीं है, वहाँ एनार्की होना ही है। रोकने के लिए देखिए ना, अब उन्होंने शिप लगा दी है अपने अमेरिका में, वो तो वेनेजुएला का है, लगा दिया उन्होंने हाँ, इसी को रोकने के लिए। ट्रंप और ने। हमारे भारत में भी देखिए गृह मंत्री ने काफी सख्ती बरती है इससे ड्रग्स कंट्रोल के लिए। और ये जो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में सब ये इस तरह लोग हैं नक्सलाइट्स लोग, इनको मारने का भी कहा है उन्होंने, और मार भी रहे हैं, और कंट्रोल भी हो रहा है। लेवल पे हाँ, एक्सटेंसिव लेवल पे उन्होंने कहा है हम 26 तक खत्म कर देंगे नक्सलाइट्स। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए ना, पूरे हमारे कारकेट को पॉलिटिशियंस को उड़ा देते हैं, कई बार हुआ है। छत्तीसगढ़ की देख लीजिए, ड्रग में तो मतलब बहुत ही स्मॉलर स्केल पे बात करें तो पंजाब तो हमारा खत्म ही है ना। हाँ, पंजाब में हवा से आज देखिए, आज उनका एक डीआईजी पकड़ा गया, उसमें करोड़ों रुपए, अरब रुपए मिले। कहाँ से आए? वो ड्रग के ही है, जो बॉर्डर है वहाँ पे लगा हुआ पाकिस्तान का, पाकिस्तान सप्लाई करता है ड्रग्स, कोई दो राय नहीं, सब क्लियर कट बात है। दुनिया में ओपन सीक्रेट है। दो बड़े ड्रग के नेक्सस वाले एरिया है, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल। तो क्रिसेंट पाकिस्तान अफगानिस्तान है, ट्रायंगल कंबोडिया बर्मा वगैरह है। तो ये पाकिस्तान भी इस तरफ पश्चिम में, इधर पूरब, तो हम उसके बीच में बैठे हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी जो एनार्की है, उसमें बहुत बड़ा ड्रग माफिया का रोल है, बहुत बड़ा रोल है। और ये अच्छी बात है कि सरकार ने उसको क्रश किया है। पंजाब में वो क्रश सरकार अभी तक करने में सफल नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ पर अधिकारियों का, जो हमारे सिक्योरिटी के पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनका एनेक्सेस है। और उसका एनेक्सेस सीधा देखिए, पिछले जो सीएम थे उनके दामाद भी अंदर गए, अंदर के वो नेक्सस इतना अच्छा, अभी पॉलिटिकल क्या भी है, है। सबसे अच्छी बात क्या हुई, रिसेंटली आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान से मिनिस्टर आए थे फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने इस बात को रोकने की कोशिश की है। और ये तालिबानी हम उनको कहते हैं, तो ये तो स्टूडेंट मूवमेंट था उनका भी स्टूडेंट मूवमेंट था। तालिबान मीन्स स्टूडेंट, तालिब, तो स्टूडेंट मूवमेंट था। उन लोगों ने भी रिलीजियसली थे, उन्होंने सबसे पहले ड्रग्स का ख़त्म किया है। जो माफिन बनाते थे, ये सारी ड्रग्स की तैयारी करते थे, उन प्लांट्स को ही ख़त्म कर दिया। कल्चर, खेती ख़त्म कर दी उन्होंने, पूरा एग्रीकल्चर ख़त्म कर दिया, जिससे बहुत पैसा आता था। और सर, इससे अमेरिका भी तो जूझ ही रहा है। एट द एंड ऑफ द डे आप नॉर्मली जाएं, वहाँ पे कई चीज़ें इतनी लीगल है। मैं न्यूयॉर्क गई थी तो मैंने देखा कि शाम को 7 बजे काले कितने हैवी हैं। हाँ। काले सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स वहाँ पर ब्लैक हैं, और बड़े हैवी पर्सनालिटी के हैं, उनके आगे कुछ उसी की वजह से मतलब आप बिल्कुल सही कह रही हैं। न्यूयॉर्क क्या, कहीं चली जाइए, आप कहीं चले जाइए, आप वहाँ के कनाडा के बॉर्डर तक चले जाइए, आप व्हाइट हाउस के बाद उसी इलाके में अगर शाम 6 बजे बाद जाएं तो आपको नहीं लगेगा आप सेफ हैं। और क्योंकि हम वहाँ व्हाइट हाउस कवर करने गए, मैं और मेरा कैमरामैन, हम 6 बजे बाद जब वॉक करके जाते थे तो हमें लगता था हम आगे भी ध्यान रखें, पीछे भी, क्योंकि वहाँ सब आपको मिलेगा कि 6 बजे बाद। और यही वजह है कि वहाँ की लिटरेसी रेट इम्पैक्ट हुई है। फिर बात होता है कि वहाँ का टैलेंट इम्पैक्ट हुआ, और इसीलिए आप टैलेंट बाहर से लेकर आते हैं, और फिर इसीलिए आप अपने अमेरिका की इकोनॉमी में चलाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कहलाते थे अंग्रेज, इंग्लैंड के लोग। आज आप देखिए वहाँ सीधे चोरियाँ होती हैं, एक काले ही चोरी कर रहे हैं। हमारा स्टाफ था, वो अभी भी इस बार लंदन में है, वो जब शुरू गया तो वहाँ एडमिशन कराने चला गया, साहब घर से उसके जूते चप्पल सब ले गए उठा के, पंकज श्रीवास्तव। वैसे मुझे लगता है कि किसी एक कम्युनिटी या रेस को उस तरीके से सीधे कहना, मुझे लगता है कि वो ठीक बात नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी एक भी रेस को ये बात कहते हैं
तो वो हम सभी को इम्प्लीकेट कर रहे हैं उसमें। No, I बहुत सारे agree with that. उसमें ओबामा जैसे लोग भी हैं। नहीं, ओबामा जी, हाँ, देखिए, let's exception not देखिए, take the things देखिए, to that exceptions extent. are everywhere. Yeah. लेकिन मैं चूंकि रहा हूँ पोस्टिंग पे, सऊदी में भी देखा जी। डायरेक्ट यही क्रिमिनल ज़्यादा I think what he is trying to say is जो कि मक्का है जो आप देखते होंगे कवर किया हुआ, वहाँ पे लोग होली प्लेस है उसका चक्कर लगाते हैं, 7 राउंड्स लगाने पड़ते हैं। आप ये बताइए कि उस प्लेस में ये लोग बेल्ट बांध गया तो कपड़ा तो पहनते नहीं, एक ऊपर तौलिया एक नीचे तौलिया होती है, तो क्या करेंगे, पैसे अपने बेल्ट में लगाते हैं, वो राउंड में ही बेल्ट में मार देते हैं। क्या धार्मिक हुए वो, उनका नाम मुसलमान है, दे आर ब्लैक्स, इसमें कोई दो राय नहीं मेरे कहने में। चाहे मैंने आपने देखा लंदन में देखा, अमेरिका की बात करिए, कहीं देख लीजिए, ये इतने हावी हैं अफ्रीकन्स कंट्रीज़ के, पूछिए मत। और जो भी वारदात होती है, चाहे क्रिमिनल आप देख लीजिए, आतंकवादी देख लीजिए, हर जगह आप देखेंगे कहीं ना कहीं कि ये लोग ब्लैक ज़्यादा अमीन पाए साहब, जाएंगे। देखिए नरेंद्र भाई के बात से मैं थोड़ा सहमत हूँ। देखिए ये कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का मामला नहीं है, एक हिस्टोरिकल रीजन रहे हैं, उनके साथ भी अमेरिका में बहुत अन्याय हुआ है। 1865 में सिविल वॉर हुआ, उनको सप्रेस किया गया, डिलिबरेटली किया गया व्हाइट्स के द्वारा, तो वो और थोड़ा जब सा जो सप्रेस होता है वो बाउंस बैक होकर उसका रिएक्शन है। लेकिन ब्लैक्स में भी एजुकेशन बढ़ रहा है, लेकिन ब्लैक्स में अल्कोहलिज्म ज़्यादा है और ड्रग्स ज़्यादा है, तो वो अपराध के तरफ, जैसे उनकी 19% आबादी है। इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस तो आप ये देखिए कि ट्रम्प बड़े जीते strong इसलिए हाँ, क्योंकि वो ब्लैक वर्सेस वाइट हुआ। जेलों में उनकी आबादी 80% है। ऐसा है कि अदिति वो ये मसल्स पावर उनकी बहुत तगड़ी है, built, वो तो और built जो है जेनेटिक उससे सारे गोरे भी डरते हैं, इसीलिए उन्होंने कई तरह के वेपन्स बनाए हुए हैं शुरू में। लेकिन अब क्या, अब तो मिक्सअप हो चुके हैं, अगर अब आप तो पावर में भी आ चुके हैं, जो आप अमीन साहब, ओबामा की बात कर रहे हैं। मैं वाशिंगटन में रहा हूँ काफी, अदिति जी सहमत हूँ, शाम के बाद बड़ी दिक्कत होती है, वो उनको $10 से कम दो तो मारपीट पे उतारू हो जाते हैं वो सीधे, ये बात सही है। लेकिन थोड़ा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखेंगे तो ब्लैक्स को जिस तरह से उन्होंने सप्रेस किया है, उसका Racism अंदाजा वाला तो level अलग लगाने है। के लिए आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी रिसर्च की। देखो उनको वोटिंग राइट्स दिया 100 साल के बाद, और तो और छोड़िए, अमेरिका में महिलाओं को वोटिंग राइट 1928 में दिया। भारत बहुत पहले ले चुका था। 1776 में अमेरिका आया, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लगा के आप बैठे, लेकिन इस लिबर्टी कहीं है नहीं, इक्वलिटी कहीं है नहीं। देखिए एक चीज है, आप देखिए 125 साल लगता है आपको स्टैच्यू महिलाओं ऑफ लिबर्टी के को बारे में देने के अगर आप लिए बात करें तो बराबरी। ये उनकी नहीं है, ये फ्रांस से लेके आई थी, गिफ्टेड थी। तो फ्रांस वालों ने तो हर साल वो अपना फंक्शन मनाते हैं। लकीली एक बार तो मैं गया था, तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो ऊपर हेलीकॉप्टर से उनके एयरफोर्स वाले फ्रांस के आए हुए थे, वो फ्लावरिंग कर रहे थे, मेरे ऊपर गिरे, हमने भाई क्या है आज, बोले आज ये डे है इनका जिस दिन ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फिक्स की गई थी। अमीन साहब 1944 में 1944 में फ्रांस ने महिलाओं को इक्वल फ्रेंचाइज दिया, और जो ओपन डेमोक्रेसी सेलिब्रेट हमारे विद्वान करते रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, स्विट्जरलैंड उन्होंने 1971 में दिया। अरिस्टोटल ने लिखा है पॉलिटिक्स में कि महिलाएं जो हैं ये दिमाग से पैदल हैं, इनको आधा खाना दीजिए, इनको हाफ नागरिकता दीजिए, और अरिस्टोटल का मूर्ति पूरे यूरोप के यूनिवर्सिटीज में लगा है। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन का जो एक फिलोसॉफिकल ग्राउंड है वो अरिस्टोटल है, इसलिए महिलाओं के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड बायस जो है पूरे यूरोपियन सिस्टम में है, अमेरिका में भी है, कनाडा में भी। अभी तक आज तक एक लेडी उनको नहीं मिली राष्ट्रपति बनने के लिए अमेरिका में, देखिए यहाँ 250 साल में। देखिए भारत के अंदर भी आप देखेंगे आती थी, सरनेम जो लगता है, चाहे वो किसी कास्ट से मैरिज करे, सरनेम तो हस्बैंड का ही आ जाता है ना, ये क्यों है? लेकिन अब ये ट्रेंड खत्म होने लगा धीरे धीरे। अब तो सर खाते में 10,000 रुपए महिलाओं के जा रहे हैं। नहीं, हमने तो अपने भांजी को देखा, उसने भी अपने हस्बैंड का नेम नहीं लगाया हुआ, अपने सर फादर मैं का नेम अदिति लगाया नागर हूं, मैं अपने फादर का हुआ। सरनेम लगाती हूं। मेरे फादर अपने फादर का नाम लगाती है वो। अमीन साहब, अभी बिहार की महिलाओं ने 18% ज्यादा वोट करके पुरुषों का दुकान बंद कर दिया है सर। अब सारा फोकस सारे पॉलिटिकल पार्टी का महिलाओं को लुभाने पे, और ये लोकतंत्र के लिए नहीं 3 स्टेट में अच्छा हुआ ना। पहलू है। आप देखिए और आप महाराष्ट्र इमेजिन में भी कीजिए हुआ। सर, ये जो 33% आरक्षण का प्रदेश में भी जिक्र हुआ। है, जो 27 साल बाद है, अगर वो धरातल पे आ जाता है 35 तक, 36 तक तो नजर नहीं आ रहा, 2036 तक आने की बात अगर है, तो उसके बाद की स्थिति, हालांकि उस समय पार्लियामेंट भी बड़ी हो जाएगी, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन मैं ट्रम्प साहब पे आना चाहती हूँ लौट कर। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? जी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को हमने पिछले पॉडकास्ट में काफी आलोचना करी थी। नहीं, पर मैं अभी उनका मूड समझना चाहती हूँ, करंट मूड क्या है सर टैरिफ को लेकर? टैरिफ पर मैं आने से पहले एक बात और कह देता हूँ कि जो ये पूरा लैटिन अमेरिका में जो ड्रग कार्टेल की बात है, डोनाल्ड ट्रंप अभी के लगभग
20 साल में पहले राष्ट्रपति हुए हैं, पिछले टर्म में भी वो वोकल नहीं थे। इस बार वो आदमी कमिटेड है ड्रग कार्टेल को समाप्त करने के लिए। सारे लॉ को धता बताते हुए उसने कम से कम 20 जहाज अभी तक उड़ा दिए हैं जो ड्रग लेके इधर उधर जा रहे थे। अब टैरिफ पे आ जाइए। अब ट्रम्प साहब समझ गए हैं। ट्रम्प साहब देखिए, ट्रम्प साहब पहले लाइन खींचते हैं। कबड्डी जब हम खेलते हैं तो बीच में लाइन आने से पहले इधर से कबड्डी 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 करते हैं, देखते हैं कि उधर क्या लोकेशन है अपोजिशन का। तो ट्रम्प ने अब देख लिया अमेरिका में क्या है, जापान चाइना में क्या है, जापान में क्या है, कोरिया में, तो भारत को देख लिया। भारत की इकोनॉमी दबी नहीं, 7.8% के रेट से बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि हमने तो ऑल्टरनेट ढूंढ लिए हैं। सबसे बड़े निर्यात अंतर के से लिए बढ़ता हुआ इकोनॉमी तब भी है, कोई असर नहीं पड़ा। तो ट्रम्प साहब समझ रहे हैं कि भाई भारत को अब जो है हम डील करेंगे, डील लगभग किनारे है, आपको इस साल मिल जाएगी। दूसरा जो बड़ी चेंज ट्रम्प के सिस्टम में आया है उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने इमिग्रेशन के लिए पॉजिटिव बातें पहली बार स्थापित कर दी कि हमको चाहिए। और ट्रम्प में एक बड़ेपन है कि ट्रम्प जो बात कहते हैं वो लाठी के जोर पे कहते हैं, और यू टर्न भी सर इमीडिएटली ले लेते हैं सर। क्या है यू टर्न जुडिशरी के ऑर्डर्स भी नहीं मानते हैं। कहते हैं जो मैंने कह दिया वो वही सही है। और जबकि कल मैंने इसी के विरोध में बात की थी। तो बात है, अब देखिए सर, उनको ये समझ आ गया कि अमेरिका में फूड इन्फ्लेशन हो गया है। फॉर एग्जाम्पल एक केला है जो आ रहा है, इस पे अब उन्होंने कहा केला बाहर रहेगा टैरिफ के। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया कि भारत ने तो अपने ऑप्शंस ढूंढ लिए हैं, तो इसलिए मतलब जो डंके की चोट पे कहते हैं वो कल कुछ और मैं एक चीज जोड़ दूं नरेंद्र भाई पर आप आ रहे हैं। देखिए कॉम्बीफ्लेन है दांत के दर्द के लिए, ये पैरासीटामोल है किसी भी दर्द के लिए, 1 रुपया इसका वैल्यू है। आप वाशिंगटन रही हैं या न्यूयॉर्क रही हैं, मैं 1.5 महीना रहा, तो मैंने किसी से पूछा इंडियन से, वहाँ नहीं मिलेगा आपको। 350 रुपया में कॉम्बीफ्लान मिल रहा था और 395 रुपया में एक पैरासीटामोल का एक टेबलेट मिल रहा था। तो हम कितना में देते हैं? डॉक्टर साहब डिप्लोमेट रहे हैं, 10 रुपया में उनको बेचते हैं जो 1 रुपया की दवाई है, लेकिन अमेरिकन के लिए तो फ्री में है ऑलमोस्ट। तो वो दवाइयाँ हम अमेरिका के बाजार में जेनरिक दवाइयों के सबसे बड़े एक्सपोर्ट, हाँ, सबसे बड़े। तो वहाँ हेल्थ इशूज हो रहा है, हेल्थ केयर में प्रॉब्लम हो रही है। तो ट्रम्प सब समझते हैं, उन्होंने लेट नहीं कर देते वो समझने में। एक्ट रिएक्ट मतलब ये कॉफी हमारी यहाँ 20 रुपए 50 रुपए की, वहाँ तो एयरपोर्ट पे कॉफी कम से कम कितने डॉलर की है? कितने डॉलर की? अब प्रॉब्लम ये है $25 की कॉफी जिस ट्रम्प के लिए हमने हवन किया, दिल तो टूटा ही है ना सर। जिस ट्रम्प के लिए हमने जिताने के लिए अब की, और फॉर दैट मैटर प्रधानमंत्री का जो रिस्पॉन्स है, माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी, ही इज द नाइसेस्ट गाय, जो वो कह रहे हैं, अब वो रिस्पॉन्स रेसिप्रोकेट नहीं होता जो एक समय हुआ करता था। तो मैं आपसे ये समझ रही हूँ कि ये वो अमेरिका जिसने अभी नवंबर में हमें बताया न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर, जबकि वो 19 से 21 अगस्त के बीच में उसको कर चुके थे और कंधा रखा रशिया को लेकर। तो जो सैंक्शंस वो लगाया करते थे कि भाई कोई न्यूक्लियर टेस्ट करेगा तो हम सैंक्शंस, तो किस मतलब ऑडेसिटी के साथ वो लगा पाएंगे या किस हिम्मत के साथ वो अब, क्योंकि अब नेक्स्ट है रशिया तो कर ही रहा है, अब चाइना होगा, फिर नॉर्थ कोरिया होगा, धीरे धीरे तो ईरान तो है ही अनकंट्रोलेबल। तो कैसे देखते हैं अब इसे? देखिए मुझे लगता है कि जिस तरह से यूएनओ का जो इमेज था वो पिछले काफ़ी समय में It doesn't exist anymore, I think. Yes. डेटोरेट किया है। It doesn't exist, I believe. नहीं पहले कोई इसको कहना नहीं मानता ना। देखिए नहीं, आज से 10-15 साल पहले तक जो है सभी नेशन ये मानते थे कि भाई यूएनओ हमारे लिए एक सैंक्टिटी है, वहाँ की कि भाई उनकी बात बात मानी को जाती हमें थी। मानना है। लेकिन अब क्या हो गया कि अब जो ये पॉपुलर गवर्नमेंट्स जिस तरह से आई हैं हर जगह, तो उन पॉपुलर गवर्नमेंट्स ने ये जो इंस्टीट्यूशन है, पॉपुलर गवर्नमेंट क्या होता है कि पॉपुलर गवर्नमेंट का पहला काम होता है इंस्टीट्यूशंस को डिमोरलाइज करना, डिस्टेबलाइज करना। तो मुझे लगता है कि मैं नेक्स्ट बार में इंडिया पर्सपेक्टिव पे ही बात करूंगी इससे। इस तरह से हुआ है वर्ल्ड ओवर कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स आई हैं उसमें इंस्टीट्यूशंस को लेके जो है, जो पहले आज से मान लीजिए 20 साल पहले जो उनकी एक सैंक्टिटी विद्यमान थी, वो मुझे लगता है वो आज की डेट में वो रह नहीं गई है। और इसी वजह से जो ट्रम्प कर रहे हैं ना, देखिए जो ट्रम्प आज कर रहे हैं, जॉर्ज बुश वो नहीं कर सकते थे। आज जॉर्ज बुश ऐसा नहीं, जॉर्ज बुश भी करते थे, वो भी थ्रेटन करते थे, वो कहते थे कि भाई वो नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अब जो है, अब मामला दूसरा हो गया है। अब दूसरे देश भी ये कहने लगे हैं कि भाई आप करेंगे तो हम भी करेंगे।
सही बात है। ये जो पहले बात थी ना, तो पहले अमेरिका ये था की कि यूएनओ कई पावर बार चैलेंज हुई है थोड़ी, देखिए, मतलब देखो, कॉम्प्रोमाइज हुई है थोड़ा। देखिए एक चीज मैं इसमें जोड़ता हूँ, इन्होंने अच्छी बात कही, मैं इसमें जोड़ता हूँ। देखो, ट्रम्प अनप्रडिक्टेबल हैं, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट के बहुत सूक्ष्म आंखों से, माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखिए, तो ट्रम्प अपने कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करते हैं। अभी वो साउथ कोरिया गए, वहाँ जिनपिंग से मिले, उन्होंने सोयाबीन बेच लिया, आप देख लीजिए, सोयाबीन बिक गया, उसने ले लिया, टेरिफ के नीचे आ गगया। तो ट्रम्प बहुत ही बिजनेसमैन है, सीधे डायरेक्ट डील करते हैं। अब रहा टेरिफ की बात, 1895 ईस्वी में अमेरिका जो है वो ब्रिटेन से उसका जीडीपी ज़्यादा हो गया, यानी दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक देश हो गया। तो उन्होंने 25-30 साल तक उसको घोषणा नहीं की, लेकिन टैरिफ लगाने का काम 1900 ईस्वी के बाद से ही अमेरिकन राष्ट्रपति करते रहे हैं। ट्रम्प कोई पहला नहीं है। ट्रम्प एग्रेसिव कर रहे हैं और राउंड द क्लॉक मीडिया है तो उसको थोड़ा दिखा रहा है, लेकिन ओवरऑल भारत को कोई नुकसान नहीं है। इसका कारण मूल तौर पर यह है कि हम 11% दुनिया के कंज्यूमर हैं। जो भी प्रोडक्ट बन रहा है दुनिया में उसका 11% हम कंज्यूम कर रहे हैं, और वो मल्टीनेशनल का हब है, वो हमको कैसे अवॉइड कर सकता है। फिर हम जो यंगर जनरेशन की बात आप कर रही थी, क्यों इंडिया में जेन जी नहीं होता है, क्योंकि हम बड़े पैमाने पर हमारे लोग विदेश जा रहे हैं। अब एलपीजी जब चला 91 में, तो अमेरिका में 13 लाख भारतीय थे, आज 53 लाख भारतीय हैं। तो 30 बरस में 40 लाख भारतीय वहाँ चले गए, और अगले 20 बरस में ये 1 करोड़ की संख्या हो जाएगी। तो वो भी वहाँ रोल प्ले करता है। आप गई हैं, इंडिया के लोग बड़े मजबूत हैं अमेरिका के हमारे इंडियन मिनिस्टर हैं जी। वो अभी तो कनाडा का जो विदेश मंत्री है वो हमारे भारत की है, अभी न्यूयॉर्क में ये आपका वर्चस्व बढ़ रहा है। जरूरत इस बात की है कि आप स्किल को, हायर एजुकेशन को मजबूत करिए। अमर्त्य सेन सही कहता है कि 2% अगर आप एजुकेशन और हेल्थ पर ज्यादा खर्च करते हैं तो 1% जीडीपी आपका एक्स्ट्रा बढ़ता है। वहाँ हम कमजोर हैं, हमको उसको टेक केयर करना चाहिए। मैं वाइंड अप करूंगी, उससे पहले एक राउंड हम भारत पे बात कर लेते हैं, भारत के जेन-ज़ी और भारत अभी इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले सर, नोइंग और सीइंग द सिनेरियो राइट नाउ, इंटरनेशनल मार्केट हुआ, स्टेबिलिटी हुई, भारत साइलेंटली जो कम रिएक्ट करता है, आपने अभी बांग्लादेश के लिहाज से भी जिक्र किया कि रिएक्ट हम सोच समझ के करते हैं, हम चाइना पे सोच समझ के, हमने ट्रंप को आजकल डायरेक्टली एड्रेस आज तक नहीं किया ऑपरेशन सिंदूर वाले मामले में। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है कि हमें जो काम करना है वो हम करेंगे, हम एड्रेस बयानों से नहीं करेंगे, एक्ट करेंगे। तो सर ऐसे में ये तो नज़र आ रहा है कि भारत स्टेबल भी है, भारत में कोशिश की गई जेन-ज़ीज़ को थोड़ा सा वो करने की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। लेकिन फिलहाल हम कैसे एड्रेस करें जब विपक्ष भी, अब मैं ये आपसे उसकी इंटेंसिटी समझना चाहती हूँ कि जब राहुल गांधी ये एड्रेस करते हैं कि जेन-ज़ीज़ सब देख रहे हैं, राहुल गांधी जब ये आह्वान करते हैं कि जेन-ज़ीज़ आएंगे एक दिन मेरे साथ, तो वो कौन से साथ की बात कर रहे हैं, सड़कों पे उतरने की, और मतलब विच विल लीड टू समथिंग। जी, तो आदित्य 2 साल पहले यही राहुल गांधी गए थे इंग्लैंड, और उसी प्लेटफॉर्म पे, दतानी के प्लेटफॉर्म पे इन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम्स जो हैं माइनॉरिटी में हैं और उनको तंग किया जाता है। तो जब उसके एक शायद 6 महीने बाद या महीने 2 महीने बाद मैं भी गया था, तो मैंने वहीं उसी प्लेटफॉर्म पर इनको कंडेम किया कि आई एम मुस्लिम, और वहाँ ऐसा मुसलमानों के साथ किया नहीं जाता जिस तरीके से पोज किया जाता है या बताया जाता है। हमारे देश के जो अपोजिशन लीडर, जो आप बात जानना चाह रही हैं, वो हमारे देश के जो जितने भी अपोजिशन लीडर, मैं एक की बात नहीं करूँ, सबकी, वो पहले सबसे पहले देशभक्ति भूल जाते हैं कि हम किस राष्ट्र के रहने वाले हैं, क्या है। जब फॉरेन लैंड पर लैंड करते हैं तो भूल जाते हैं कि हम भारतीय हैं, और उस तरह की बातें करते हैं जो उन फॉरेनर्स को अच्छी लगती है। ये चीज़ें हमारे देश को कमज़ोर करने वाली। मैं तो सबसे पहले अपने जो हमारे देश के ऑनरेबल सांसद या ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी जाते हैं फॉरेन लैंड पे, हमारे देश की बुराई ना करें। हमारे देश का काम है हमारे देश के अंदर तय करें। पार्लियामेंट का एक फोरम है, उनका असेंबली का फोरम है, वहाँ जाकर डिस्कस करिए, बात करिए, उनके राइट्स की वहाँ बात करिए। इस तरह की बातें फॉरेन लैंड पे नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि हमारे देश में क्यों इसलिए नहीं पनप पा रहा, कि हमारे देश की जो एजेंसीज़ हैं, चाहे वो रॉ हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी एजेंसी है, और फोर्स एंड सेंट्रल फोर्सेस, आप देखिए अभी दिल्ली के धमाके इमीडिएटली क्लोज चेक कर लिया, कहाँ से सूत्र गए, कहाँ से पहुँचा इमीडिएटली। तो और इस चीज़ को फ़ौरन ध्वस्त कर दिया जाता है। और हमारे देश के अंदर जो भी चीज़ें हैं, हर एक को काम दिया गया है, हर सेक्टर में काम है। आप देखिए आपके टीवी चैनल, यही हमारे यहाँ दूरदर्शन हुआ करता था, आज कितने चैनल हैं, इसमें कितना स्टाफ है। आप देखिए यहाँ पे भी स्टाफ कितना बैठा हुआ, इसका
10 गुना तो बाहर होगा, जो आपके करस्पॉन्डेंट बाहर से हैं। तो ये सब क्या चीज़ है? हर एक के साथ एक एक कैमरामैन लगा हुआ है, चाहे इंटीरियर में चले जाइए। ये चीज़ें हमारे देश में जॉब दिया है, हर चीज़ को डेवलप किया है। तो इस वजह से हर स्टेज में देखेंगे, हर जगह कि कहीं ना कहीं हमारे जो यूथ हैं वो बिजी हैं और अपने इंटरेस्ट की बात हो रही है। यहाँ कुछ लोग हैं जो इनको भड़काने की कोशिश करते हैं, उसमें आने कुछ वाले लोग में कि राहुल गांधी जी का नाम तो नहीं कहना चाह रही आपसे नहीं, मैं तो राहुल गांधी को- राहुल जी बार बार एड्रेस, अब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, जेनजीज को एड्रेस करते हो। वो बीच में लाए थे जिसका, अब बिहार चुनाव में तो उन्होंने नहीं कहा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाली बात, उन्होंने वहां भी जेनजीज को एड्रेस किया। वो हर बात पे जेनजीज, उन्होंने चुनाव हार के जेनजीज को एड्रेस किया, तो वो हिस्सेदारी भागीदारी छोड़ दी उन्होंने जाति वाली। मुझे लगता है कि देखिए, जो भारत में जेनजी की बात है, अगर आप धरातल पे बात करेंगे, है ना, जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो सोशल स्ट्रक्चर को भी डिसाइड करता है कि हमारे जेनजीज कौन हैं और किस तरह के जेनजीज उसको प्रोटेस्ट करेंगे। तो भारतवर्ष में क्योंकि जो सोशल स्ट्रक्चर है हमारा, वो एक बहुत ही अलग तरीके का सोशल स्ट्रक्चर है और उस सोशल स्ट्रक्चर की वजह से जो एक तरीके से जो एकजुटता होनी चाहिए वो एकजुटता नहीं हो पाती है, बावजूद यूथ होने के। अगर आप इवन उस समय की बात करें जब हम भारत की आज़ादी की बात कर रहे थे, तो उसमें क्या था कि जो मिडिल क्लास थी वो क्लास ज़्यादा आगे थी, है ना, और जो गरीब लोग थे एक समय के बाद वो उसके साथ जुड़ना शुरू हुए। तो मुझे जो लगता है वो ये है कि जो राहुल गांधी जो कहते हैं कि जेनजीज, मुझे लगता है वो जेनजीज की जो नेचर है उसको नहीं समझते हैं और उसकी वजह से वो उस तरह की बात करते हैं कि उनको लगता है कि सभी एक मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारत के जेनजीज कंस्ट्रक्टिव हैं, वो नहीं जाएंगे ऐसी डायरेक्शन। मैं इन्हीं दो की बात करता हूँ आदित्य, मैं इन तीनों को बात करता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं या जेएनयू से हैं, कितना परिवर्तन है आपके यहाँ? पॉलिसी प्रोफेसर में भी, स्टूडेंट्स में भी, कुछ तो देशभक्ति बढ़ी है कि तो ये कैसे आ जाएगी एकदम से? क्योंकि आप लोग तो रोज डील करते हैं ना जेनजीज से। अगर आप अदिति जी, मैं अमीन साहब की बात से पूर्ण तौर पर सहमत हूँ कि भारत के नॉट ओनली विपक्ष, सत्ता पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को विदेश के धरातल पर मुंह पर कंट्रोल रखना चाहिए। जी, हर चीज की लक्ष्मण रेखा है। हम जब सर्विस ज्वाइन अच्छा, करते आप हैं, अगर ये किसी कांग्रेसी के सामने कहेंगे तो कहेंगे क्यों? नहीं, जब मोदी जी बतौर सीएम जाते थे और कहते थे तब आप कहाँ थे? अदिति जी, मैंने कहा सारे राजनीतिक दलों सारे। को, इट इंक्लूड्स ऑल, लक्ष्मण रेखा का पालन करना चाहिए। देश मजबूत हो रहा है तो वैचारिक तौर पर वो दिखना भी चाहिए, विपक्ष के नेताओं के चेहरे से, उनके वचन से भी दिखना चाहिए। राहुल गांधी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, 40 साल तो उनका परिवार शासन किया ही है, अभी युवा हैं, लगे रहें, जनता के लिए लड़ें। वो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन सकते हैं, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, बन सकते हैं। 29 में बने, 34 में बने, 39 में बने, वो 43 तक कम से कम 70 साल के होंगे, उनके पास अवसर है। लेकिन ये जेंगजी वेंगजी से कुछ होना नहीं है भारत में, उनको जनता से जुड़े होना होगा। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स से काम नहीं चलेगा कि 20 दिन आप बिहार में रहे, 30 दिन जो है फिर कोलंबिया भाग गए। आपको यहीं एक दिन मछली पकड़ लिया बिहार में नहीं चलेगा, लगातार मछली पकड़ो। देखो कुछ भी आपका रिजल्ट हमारे यहाँ संस्कार ऐसे, देखिए एक बात को तो मानेंगे, हमारे यहाँ संस्कार ऐसे हैं कि आज भी हम गुरु की सेवा करते हैं, गुरु को मानते हैं कहीं हद तक, इतना नहीं बिल्कुल जैसे फॉरेन हो गया है। तो कहीं हद तक हमारे परिवार की जो शिक्षाएं हैं, हमारे परिवार के जो लोग हैं, उनमें देशभक्ति भी है और परिवार का भी है, इसलिए बहुत चीजें हैं जो इनको इफेक्ट नहीं करती। और डिसिप्लिन है बहुत बड़ा। आप महाभारत में देखिए कि द्रोणाचार्य के खिलाफ अर्जुन लड़ रहे थे, लेकिन पहले उनको तीर मार के उनके रथ के नीचे सलाम करते थे, फिर युद्ध होता था। तो वो संस्कार एक हमारे सभ्यता का संस्कार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आई है आगे, और अभी भी मुझे लगता है कि जो दोनों लोग बात कर रहे हैं वो बात को मैं अभी यूरोप में मैं गया था, तो जैसे ही मेरे स्टूडेंट्स को पता चला कि सर यूरोप आए हैं, तो हर एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर आप हमारे पास आइए। तो जो हमारे यहाँ जो गुरु शिष्य कह लीजिए, स्टूडेंट टीचर का जो रिलेशनशिप है वो एक अलग टाइप का रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप जो है और जिसको यूरोप में संस्कार गुरुओं के लिए उनके शिष्य में नहीं, वहाँ पे नहीं है। वहाँ तो एक दूसरे से जो टीचर को है वो नाम से बुलाते हैं, अपने फादर को नाम से बुलाते हैं, मदर को नाम से बुलाते हैं, उनका एक अलग तरीके का तो संस्कार है। वो आपको नमस्ते पहले करेंगे नहीं करेंगे, अगर आप करेंगे तो रिस्पॉन्स। जब बात जेनजी की होती है तो संस्कार और सभ्यता का जिक्र आता है। हमने बात की बांग्लादेश की, हमने बात की नेपाल की और मैक्सिको की। अलग अलग 3 कहानियां,
लेकिन सवाल एक, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर आर वी बिल्डिंग फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन? देखिए, जो युवा है, जो हमारा जेन जी है, वो सिर्फ एक स्पेक्टेटर नहीं है, वो एक वोटर भी है, वो एक एंटरप्रेन्योर भी है, और वो अपने अपने देश का भविष्य भी है। और वो सिस्टम को एक झटका भी दे सकता है। सवाल ये है कि हम सबको तय करना है कि हमारी जो जेन जी है उसे हमें किस तरीके से देश के लिए आगे लेकर जाना है। आप उनको ताकत बनाना चाहते हैं या झटका, ये तय आपको करना है। नमस्कार, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि तमाम जो सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे बांग्लादेश, मैक्सिको, नेपाल और भारत को लेकर, वो आपको जवाब मिले होंगे। और अगर कोई और टॉपिक है जो आप चाहते हैं जिस पे हम चर्चा करें एक्सपर्ट्स के साथ, तो ज़रूर लिंक में भेजिए। आपके जो टॉपिक आएंगे उसमें जो सबसे ज़्यादा इच्छा होगी उसको हम अगले एपिसोड में ज़रूर कैरी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।